दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष 2024 की आप सभी लोगों को मेरी ओर से परिवार सहित बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वर्ष हम सभी लोगों को यूनिवर्स के प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करे और हम लोग इवॉल्व होकर के होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग को डीपली समझ सकें। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के साथ कनेक्ट होने के लिए हैनीमैन सर ने हमको रास्ता दिखाया है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, जिसको हम समझ के और उस पर चल करके उनका जो मिशन है सफ़रिंग ह्यूमैनिटी के लिए काम करने का, उसको हम अच्छे से कर पाएँ। जो हमारे ब्रदरेंस हैं जो किन्हीं कारणों से क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और वो ऐसे रोग से ग्रसित है जो ठीक होने को नहीं दे रहा है, तो हम उसको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा हैनीमैन सर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसको उस रोग से निजात दिलाने में उसकी सहायता करें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑर्गेनॉन को फॉलो करके अपनी लाइफ को और पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनॉन को डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनॉन को सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन आज हम हैनीमैन सर की उस टीचिंग को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने हमसे करने के लिए कहा है कि हमको क्या करना चाहिए जिससे कि होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग और डीप हो। दोस्तों, होम्योपैथिक साइंस एक डायनेमिक साइंस है। डायनेमिक का मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड टू एनर्जी, और किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो एनर्जी लेवल है वो उसके कॉन्शियसनेस में होता है, यानी कि हाईली डेवलप्ड जो कॉन्शियसनेस है वो उसका एनर्जी लेवल है। और कॉन्शियसनेस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉन्शियसनेस के अंदर इमोशंस को डिस्कस किया था कि लोअर इमोशंस और हायर इमोशंस, और उन सारे इमोशंस की एनर्जीज़ को हमने डिस्कस किया था कि लोअर इमोशंस की एनर्जी कैसी होती है और हायर इमोशंस की एनर्जी कैसी होती है। तो हम लोग होम्योपैथी को एक डायनेमिक साइंस कहते हैं, और होम्योपैथी को दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल साइंस भी कहते हैं। यूनिवर्सल साइंस के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल कनेक्शन के ऊपर वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि यूनिवर्स के 7 लॉज हैं, उन 7 लॉज किस तरह से वर्क करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हमको किस तरह से इवॉल्व करती है। अगर हम उन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमको लोगों को पेशेंट की लाइफ में उन लॉज को देखने में, उन लॉज को समझने में बहुत आसानी होती है, और उन लॉज के थ्रू हम उस पेशेंट की डायनेमिसिटी को भी समझ लेते हैं। होम्योपैथी को दोस्तों स्पिरिचुअल साइंस भी कहते हैं। स्पिरिचुअल का मीनिंग होता है कि जो यूनिवर्स ने हमको बनाते समय फीलिंग और सेंसेस दिए हैं, उन फीलिंग और सेंसेस से हम लोग ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि हम सब किसी एक डिवाइन पावर का पार्ट हैं, यानी कि कोई एक डिवाइन पावर है जो हम सबको रन कर रही है। जब हम उसको फील करने लगेंगे अपने सेंसेस के थ्रू, तो हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं उसी तरह से हमको उस डायनेमिक और जो डायनेमिक पावर है जिसको स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम लोग समझते हैं, वो एक डिवाइन पावर है, और उस डिवाइन पावर में हम लोगों का बिलीफ बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे बिलीफ ये बढ़ेगा वैसे वैसे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे, और स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के साथ साथ हम पेशेंट की स्पिरिचुअलिटी को, उसकी डायनेमिसिटी को और उसके यूनिवर्सल कनेक्शन को समझने लगते हैं। तो ये प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी के लिए हमको निरंतर आगे बढ़ना होगा, और होम्योपैथी की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम सब लोग एक डिवाइन पावर से गवर्न हैं, और उसी डिवाइन पावर ने हम सब लोगों को क्रिएट किया हुआ है, और उसी डिवाइन पावर को हमको अपने सेंसेस से रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद दोस्तों होम्योपैथी को हम लोग सेल्फ एक्टिंग साइंस भी कहते हैं।
सेल्फ एक्टिंग का मतलब है कि जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, वो इन लोअर इमोशंस की जो एनर्जी है उसकी वजह से उस वाइटल फोर्स की एनर्जी कम हो गई है। और जब हम उसको मेडिसिन देते हैं तो इस नेगेटिव एनर्जी को हम लोग अपनी मेडिसिन से सब्सटीट्यूट कर देते हैं और वाइटल फोर्स की एनर्जी रिवाइव हो जाती है। तो फिर वो सेल्फ एक्टिंग है, वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को पूर्ण रूप से हील कर लेता है। हमारा काम मेडिसिन के थ्रू उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने का है। उसके बाद दोस्तों, होम्योपैथी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस का मतलब है ये जो मेडिसिन है हमारी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ के ऊपर एक्ट करती हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक केस देखा था जिसमें वो उस पर्सन का पेट, उसके हाथों से उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद से उसकी लेफ़्ट आई से कॉन्स्टेंटली टीयर्स का सिक्रीशन होता है, यानी आंसू उसकी आँख से लगातार बहते हैं। तो ये जो उसकी लाइफ में एक डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया और इस डिस्ट्रेसिंग इवेंट को लेकर के हमने उसको मेडिसिन दी और वो ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, उस मेडिसिन ने उस सिचुएशन को लेकर के उस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया। अब वो सिचुएशन उस पर्सन के लिए छोटी हो गई और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो ठीक हो गया। तो होम्योपैथी एक लाइफ साइंस है जो लाइफ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है और इन सारी सिचुएशंस को, लाइफ की उसकी सारी सिचुएशंस को, लाइफ के डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स को हम लोग एफोरिज्म 5 से, जो उसके सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी हैबिट है, उसके मॉरल्स हैं, उसका एज है और उसके सेक्सुअल फंक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों में उसको हम ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसके बेस पर हम उसको मेडिसिन देते हैं और उसकी जो फिर उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। होम्योपैथी को दोस्तों हम लोग साइंस ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशन भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने स्पिरिचुअलिटी में समझा कि स्पिरिचुअलिटी से हम लोग अपनी फीलिंग और सेंसेस से इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमसे सुपीरियर भी कोई पावर है जो हमको गवर्न कर रही है, जिसको हम लोग डिवाइन पावर कहते हैं। और जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी है, उसके साथ हम लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। तो होम्योपैथी एक डायनेमिक साइंस है, यूनिवर्सल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, सेल्फ एक्टिंग साइंस है, ये एक लाइफ साइंस है, ये साइंस ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑर्गेनोन को जब पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में एफोरिज्म 1 से लेकर के हम लोग 70 तक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और एफोरिज्म 71 थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट का कनेक्टिंग लिंक है, ये दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है। उसके बाद 72 से 292 तक हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ते हैं और इस प्रैक्टिकल पार्ट में भी हम लोग 3 पार्ट डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट्स में, जिसमें 72 से लेकर के 104 तक हम लोग केस टेकिंग पढ़ते हैं और 105 से 145 तक हम लोग ड्रग प्रूविंग पढ़ते हैं और 146 से लेकर के 292 तक हम लोग मेडिसिन को किस तरह से एम्प्लॉय किया जाए, यानी कि उन मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं, उन मेथड्स को पढ़ते हैं जो ड्रग को एम्प्लॉय करने के लिए हम लोगों को हैनीमैन सर ने दिए हैं कि हमको किसी भी मेडिसिन को पेशेंट में किस तरह से एम्प्लॉय करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हैनीमैन सर ने हमको एक पूर्ण साइंस दी है, उसके सारे प्रिंसिपल्स पूर्ण रूप से हम लोगों को किसी भी पेशेंट को हील करने में सक्षम है और वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं भी रॉन्ग नहीं होते, वो डिवाइन हैं और वो सारे प्रिंसिपल्स जब हम लोग पेशेंट में अप्लाई करते हैं तो फिर पेशेंट में रिकवरी शुरू होती है। तो इस तरह से दोस्तों होम्योपैथी की ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ऑर्गेनोन को समझने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम सब लोग पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि हैनीमैन सर ने हमसे क्या करने के लिए कहा है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट एफोरिज्म 11 है। उस 11 के जब फुट नोट को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हैनीमैन सर हमको डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि होम्योपैथी एक डायनेमिक साइंस है, तो उस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को वो समझाते हैं कि एक अर्थ में जो हिडन एनर्जी है, जो अर्थ की हिडन एनर्जी है, वो मून को अपने अराउंड एक सर्टेन पीरियड में रिवॉल्व करती है, सर्टेन पीरियड से उसको अपनी तरफ ले आती है। और जो मून की एनर्जी है वो हमारे सी पर इम्पैक्ट डालता है और सी में टाइड्स आती हैं। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जो अर्थ की इनविजिबल एनर्जी है वो मून की इनविजिबल एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है, और मून की जो इनविजिबल एनर्जी है वो सी के ऊपर टाइड्स ला रही है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हैनीमैन सर ने कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमेना कहा। उन्होंने कहा एक एनर्जी है, उसका एक कॉज, वो जो एनर्जी है वो कॉज है, और उस कॉज का एक इफ़ेक्ट है जो मून के ऊपर और हमारे सी के ऊपर पड़ रहा है, समुद्र के ऊपर पड़ रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि शाम के टाइम में समुद्र की टाइड्स जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती हैं, और जो कि मून की वजह से होती हैं। तो इसको उन्होंने कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमेना कहा। और ये एक ऐसा कनेक्शन है कि इसको हम सेंसिस से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम अपनी आँखों से इन चीज़ों को नहीं देख सकते कि ऐसा कौन सा फोर्स है या ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जो इन सारी प्रक्रियाओं को कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इनविजिबल कनेक्शन है। तो उसी तरह से पेशेंट जब हमारे पास आता है और वो जो सिम्टम्स दे रहा है, वो जो डिज़ीज़ बता रहा है, वो इफ़ेक्ट है, तो उसका कॉज हमको ढूंढना होता है कि कहाँ पर उसकी एनर्जी की कमी हुई, किस लोअर इमोशंस में वो चला गया और किस वजह से उसको ये सफरिंग हुई। तो डिज़ीज़ जो है वो एक इफ़ेक्ट है और उसका कॉज हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं, जैसा कि एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने हमको बताया। और इस कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमेना को हैनीमैन सर ने कहा ये एक एब्सोल्यूट फिनोमेना है, ये प्योरली एनर्जी के ऊपर बेस्ड फिनोमेना है, और इसको वर्चुअल फिनोमेना भी कहते हैं क्योंकि ये टोटल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है और इसमें एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर इफेक्ट है। तो एक हमने समझा कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना एफोरिज्म 11 के फुटनोट से। उसके बाद दोस्तों हैनीमैन सर हमसे कहते हैं कि एक टर्म यूज़ किया उन्होंने, कल्चर्ड प्रैक्टिस कंपैरिजन एंड डिडक्शन। तो इसमें कंपैरिजन एंड डिडक्शन क्या है कि जब हम उस कॉज को, जो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना में कॉज है, उस कॉज को फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास रूब्रिक्स आते हैं, रिपर्टरी में जो रूब्रिक्स हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस कॉज के बेस पर। और उस कॉज को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अब वो एक रूब्रिक हो सकता है, 2 रूब्रिक हो सकते हैं, और उस कॉज को हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उसमें जो मेडिसिन आती हैं उन मेडिसिन को हम डिडक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन, जैसा कि उन्होंने हमको 211 में बताया है। तो 211 में कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो डिस्पोजिशन के बेस्ड पर होना चाहिए। हम लोगों ने कॉज देखा, कॉज को समझ के उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर लिया, और उस रूब्रिक को कन्वर्ट करने के बाद उसमें हमने देखा कि ये मेडिसिन आई, और उन मेडिसिन को फिर हमने डिस्पोजिशन के ऊपर डिडक्ट कर लिया। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने हमें करने के लिए कहा है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने लिए एक सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ जितने भी हमारे रूब्रिक हैं वो सारे के सारे सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ हैं। जैसे पिछले केस में हम लोगों ने देखा कि जो पिजन की डेथ हुई वो कॉज हो गया, और उसका इफ़ेक्ट उसकी आँख पे आ रहा है, लेफ़्ट आई पे आ रहा है, और उससे आंसू रेगुलरली आंसू बह रहे हैं। तो आंसू के ऊपर अगर हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे और आंसू के लिए हम कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मेडिसिन उसके लिए थेरेपेटिक यूज़ करेंगे अगर, तो वो सप्रेसिव होगी, वो उसको सप्रेशन की तरफ ले जाएगी और डिज़ीज़ ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से जब तक हम कॉज इफ़ेक्ट फिनोमेना को नहीं कंसीडर करेंगे, उसके बाद उसको कंपैरिजन करके उन मेडिसिन को हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। तो हमको अपनी प्रैक्टिस में ऐसा करना चाहिए जो हैनीमैन सर ने हमको लिखा है। और जब धीमे धीमे करके हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो हम
कल्चर्ड हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कल्चर्ड प्रैक्टिस इन कंपैरिजन डिडक्शन। तो जो व्यक्ति कल्चर्ड होगा वो कंपैरिजन एंड डिडक्शन से ही अपनी प्रैक्टिस करेगा, और जब वो प्रैक्टिस करेगा तो फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के उसको सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ डेवलप कर लेगा अपने लिए। यानी कि उसको ये समझ आएगा कि यूनिवर्स की जो कनेक्शन है और जो उसका एनर्जी में डिस्टरबेंस है वो कहाँ से है, वो किस वजह से है। और कल्चर्ड होने के लिए वो 3 चीज़ों को बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कल्चर्ड है तो वो गुड मैनर्स होगा, उसके अंदर वो गुड मैनर होगा। यानी कि हमको अपने पेशेंट के साथ जो बिहेव है वो हमारा गुड होना चाहिए, और वेल एजुकेटेड होना चाहिए वो, और नो अ लॉट्स अबाउट द आर्ट्स, और उसको आर्ट्स की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। यानी कि पेशेंट से जब हम केस टेकिंग करते हैं तो उसको हमको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो अपनी वो पूरी बात को हमसे बता पाए, हमारे साथ वो एक फैमिली की तरह हो जाए और हमको अपनी सारी चीज़ों को बताने लगे। तो जब हम कल्चर्ड हो जाएंगे, कंपैरिजन एंड डिडक्शन के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो रेमेडी आएगी वो निश्चित रूप से ही उस पेशेंट की उस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर देगी। और इसको हम लोग जो है एक केस भी देखेंगे, जो सेरिब्रल पाल्सी का केस है एक बच्चे का, तो वो किस तरह से इस प्रोसेस से ठीक हुआ। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी मेडिसिन्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ पर काम करती हैं। तो हम लोग जब तक उस पेशेंट की लाइफ के जितने भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हैं उनको कंसीडर अगर नहीं करते हैं तो फिर मेडिसिन अप्रोप्रिएट नहीं आ सकती। तो हमको जब केस टेकिंग के समय उसके जितने भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उसकी लाइफ के, वो सब हमको देखने चाहिए, क्योंकि वही कॉज हैं और उनका जो डिजीज़ है वो एक इफ़ेक्ट है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमिना, कंपैरिजन एंड डिडक्शन का प्रोसेस, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हम कल्चर्ड हो जाएंगे और अपने लिए सुप्रा सेंसुअल आइडियाज़ को डेवलप कर लेंगे, और रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गनोन की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसी एफोरिज्म में हैनीमैन सर और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो एनर्जी है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्टील रॉड को या आयरन रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो मैग्नेट की एनर्जी है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि मैग्नेट जो है आयरन को ही क्यों अट्रैक्ट करती है। तो अगर हमने उसके पास प्लास्टिक रखी या कोई और गोल्ड रख दिया, सिल्वर रख दिया, या कोई और भी मेटल या कुछ भी रखा, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो केवल आयरन को ही अट्रैक्ट करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैग्नेट खुद आयरन से बनी है, यानी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं और यूनिवर्सल फिनोमिनास को पढ़ते हैं तो उसमें एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक फिनोमिना के ऊपर काम करता है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये हमको लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे अगर किसी पेशेंट ने अपने जो उसका एनर्जी का फील्ड है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो डायनेमिक प्लेन है, उसमें अगर ग्रीफ को संजो लिया, यानी कि उसने उसमें अगर ग्रीफ को फीड कर लिया, किसी सिचुएशन में उसको ग्रीफ आया और उस ग्रीफ में ही उसका बिलीफ हो गया कि ये दुख ही है, तो उसको लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दुख मिलते चले जाएंगे। तो कई सारे दुख उसकी लाइफ में होते हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों पर पेशेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे एक मेरे पास डिप्रेशन के पेशेंट थे और जब उनसे बात हुई तो उनकी लाइफ में डिसेप्शन ही डिसेप्शन, उनको लगा कि चीटिंग ही चीटिंग उनके साथ हुई है। और ये ट्रेंड इतना डीप था कि उनके फैमिली ट्रेंड में था। उनके फादर के साथ डिसेप्शन हुआ, उनके भाई के साथ डिसेप्शन हुआ, उनके खुद के साथ डिसेप्शन हुआ, यानी कि ये डिसेप्शन जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। जैसा कि हैनीमैन सर ने 81 में बताया कि 16 जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो जब हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पूरा उनका जब ब्यौरा लेते हैं, तो उसमें पता लगा कि डिसेप्शन उनकी लाइफ में डिसेप्शन ही बना हुआ है। तो उस केस को भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस तरह से दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब हम पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसकी लाइफ में पैटर्न क्या चल रहा है, क्या चीज़ उसको मिल रही है जो उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है। और जैसा हमने स्पिरिचुअलिटी में अभी समझा
कि फीलिंग और सेंसेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं उस डिवाइन पावर को समझने के लिए, और उसमें हमारा बिलीफ होता जाता है। तो ये जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो बिलीफ्स बनते हैं, और अगर ये डिवाइन पावर के अलावा किसी और में बिलीफ होता है, यानी कि इस वर्ल्ड में कहीं हमारा कोई बिलीफ बनता है हमारे अपने लॉज के थ्रू, तो वो बिलीफ हमको डिल्यूजन में ले जाता है, यानी कि फिर डिल्यूजन का ओरिजिन होता है। तो जो रिपर्टरी में हमारा डिल्यूजन है उसको भी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से डिल्यूजन का ओरिजिन होता है और किस तरह से हम उसको टेकअप कर सकते हैं रिपर्टरी से, जिसको हम कंपैरिजन करके और उसमें जो मेडिसिन है उनको डिडक्ट करके करेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों को करना होगा। उसके बाद अब ऑर्गेनॉन का जो फर्स्ट एफोरिज्म है उसमें हैनीमैन सर ने हमको बताया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने जो एनर्जी लेवल है, जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल है, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, उसमें अगर हम अपना मिशन हाई एंड ओनली रेस्टोरेशन का रखते हैं, जो कि फर्स्ट एफोरिज्म के अकॉर्डिंग है कि हमको हर पेशेंट को रिस्टोर ही करना है, ये हमारा मिशन है। और ये मिशन हमारा इतना डीप है कि हमको इस साइंस में बिलीफ है कि ये साइंस ही उसको रिस्टोर कर सकती है। और जब ये बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग अपनी विल पावर से उसको यूज़ करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हम अपने पेशेंट को रिस्टोर कर सकते हैं और इन रिस्टोरेशन के प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैनीमैन सर हमको इसी एफोरिज्म के फुटनोट में बताते हैं कि हमको क्या नहीं करना है। तो उसमें वो बताते हैं कि हमको हाइपोथेसिस और स्पेकुलेशंस नहीं करनी है, यानी कि जो कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमेना है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। यानी कि हमने ये समझ लिया कि हाँ ये कॉज है और उसका ये इफ़ेक्ट है। जैसे हमने अभी देखा कि उसकी लाइफ में डिसेप्शन मिल रहे हैं और डिसेप्शन ही उसके डिप्रेशन का कारण है, उन डिसेप्शन की वजह से ही वो परेशान है। तो हमको ये जो है इसको लेकर के किसी तरह की स्पेकुलेशंस नहीं करनी है कि डिसेप्शन जो इतना फिक्स है कि डिसेप्शन का ही वो आ रहा है, तो इसको लेकर के स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस नहीं करनी है, ये हमको नहीं करना है। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि प्रॉक्सीमेट कॉज को हमको नहीं समझना है, प्रॉक्सीमेट कॉज को हमको नहीं ढूंढना है। प्रॉक्सीमेट कॉज से मतलब है कि यूनिवर्स ने कि जिस चीज़ को क्रिएट किया है हमको उसको उसी तरह से समझना है। जैसे आम के पेड़ से अगर आम का फल आ रहा है तो ये फिक्स है, ये इटर्नल लॉ है, ये डिवाइन लॉ है और ये यूनिवर्स की क्रिएशन है। अब हमको उसमें ये नहीं कहना है कि आम का पेड़ आम का ही फल क्यों देता है, अमरूद से अमरूद ही क्यों मिलता है। तो ये प्रॉक्सीमेट कॉज है जो उसके अंदर हमेशा छुपा हुआ रहता है कि आम का पेड़ आम ही देगा और जो अमरूद है वो अमरूद ही देगा। तो ये प्रॉक्सीमेट कॉज है, इसके लिए हमको कोई यूज़ नहीं करना है, इसके लिए हाइपोथेसिस नहीं करनी, स्पेकुलेशंस नहीं करनी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो सब हमारी अनइंटेलिजेंसिया को शो करेगा। अगर कोई फिजिशियन या कोई पर्सन है जो तार्किक बुद्धि रखता है वो इन सारे कामों को करेगा और वो उसकी अनइंटेलिजेंसिया होगी। तो हैनीमैन सर ने दोस्तों हम लोगों को दोनों रास्ते बताए हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम उसमें से किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो चूँकि हैनीमैन सर को हम लोग महात्मा हैनीमैन भी कहते हैं, तो ये महात्मा की क्वालिटी होती है कि वो हमको दोनों रास्ते बताता है, जिसमें एक सही रास्ता है और जिसमें हमें क्या करना है, और एक रास्ता है जिसको हमको क्या नहीं करना है। तो ये फिर अब हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहता है कि हमको किस रास्ते पर चलना है। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अपने स्पिरिचुअल लेवल में, अपने कॉन्शियसनेस में एफोरिज्म 1 को सेव करेंगे, यानी कि हाई और ओनली मिशन हमारी लाइफ में केवल रिस्टोरेशन का रहेगा, इसके अलावा हमारी लाइफ में कोई और दूसरा मिशन नहीं होना चाहिए एक होम्योपैथिक फिजिशियन की लाइफ में। क्योंकि अगर हमको यूनिवर्स ने होम्योपैथी दी है, तो अगर हमारा मिशन होम्योपैथी होगा तो हमारी लाइफ की और दूसरी जो भी चीज़ें हैं उनको यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा और उनका वो ध्यान रखेगा। तो इसलिए हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें हाई एंड ओनली मिशन रिस्टोरेशन का होना चाहिए। हाइपोथेसिस, स्पेकुलेशंस और प्रॉक्सीमेट कॉज को हमको फाइंड आउट नहीं करना है। तो आज हमने इस वीडियो में एफोरिज्म 1 को समझा और होम्योपैथी को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमने इन चीज़ों को समझा। तो
अभी हम एक ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इसको हम एक केस में, जो सेरिब्रल पाल्सी का केस है, उसमें समझेंगे कि अभी आप पिक्चर देखेंगे उसमें, तो ये बच्चा है जो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित है। चूँकि रूरल में, इंटीरियर्स में लोग जब इस तरह के बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, तो उनके कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और वो सब नहीं करवाते हैं। तो ये बच्चा जब मेरे पास आया तो ये करीब 8-9 महीने का था, 1 साल के आसपास रहा होगा। तो इसमें कोई भी मूवमेंट इसकी बॉडी में नहीं थे, ना नेक होल्डिंग थी, ना लेग्स के मूवमेंट थे। बस ये बिस्तर पे पड़ा रहता था और चिड़चिड़ाता रहता था, और किसी तरह की इसमें कोई रिएक्शंस इसकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं थे। और फिर जब ये मेरे पास आए तो इनकी चाची और इनके चाचा इनको लेके आए। तो जब मैंने इनकी पूरी केस टेकिंग करी तो मुझे लगा कि ये इनकी मदर हैं, लेकिन जब केस टेकिंग करते करते पता लगा कि ये उनकी मदर नहीं है, ये उनके चाची हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको क्यों लेके आईं? तो उन्होंने बताया कि इसकी मदर इसका ख्याल नहीं रखती, इसका ख्याल मैं ही रखती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि आपके कोई बच्चा? तो उनके भी एक बेटी थी, तो वो अपनी बेटी का और इस बच्चे का ख्याल रखते थे जो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित था। तो दोस्तों, चूँकि हमको इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मदर से ही मिलेगी, तो मैंने इनको फिर नेक्स्ट विज़िट में इनकी मदर को बुलाया और मदर से मैंने पूछा कि जब ये बच्चा आपके पेट में था, जब ये आपके यूट्राइन लाइफ में था, तो इसको, तो आपके साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या इमोशंस आपके डिस्टर्ब थे? तो दोस्तों पता लगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत डीपली पूछना पड़ता है, पेशेंट इस बात को नहीं समझता है कि उसको क्या चीज़ बतानी है, क्या नहीं बतानी है। ये केवल फिजिशियन ही जानता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। तो जब मैंने इनसे पूरी केस टेकिंग करी तो पता लगा कि जब ये यूट्राइन लाइफ में था तो इनके घर में झगड़े होते थे। इनके जो हस्बैंड हैं वो बाहर रहते थे और वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते थे, और जो इनके छोटे भाई थे उनके साथ उनकी बहुत लड़ाई होती थी, और वो लड़ाई हमेशा ज़मीन को और मकान को लेके होती थी, उनके बंटवारे को लेके होती थी। तो इसमें दोस्तों हम लोग ह्यूमन लॉज को भी पढ़ेंगे। जो हम लोग अपने लॉज बनाते हैं वो ज़्यादातर टेरिटरी को लेके, मनी को लेके और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके होते हैं, जो हमको फिर डिजीज़ स्टेट में ले जाते हैं। तो ये जो बच्चा था इस तरह की कॉन्शसनेस में डेवलप हो रहा है, जिसमें लड़ाई हो रही है और झगड़े हो रहे हैं। तो और बाकी सारी मैंने चीज़ें पूछी। बच्चा बहुत ही अच्छा था, जेंटल था बच्चा। उसमें बस वो, उसको भूख लगती थी तभी वो अपना रोना शुरू करता था और उसमें पड़ा रहता था बिस्तर पर साइलेंटली। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसकी एनालिसिस करी तो मुझे पूरा लगा। तो मैंने इसमें देखा कि डिल्यूजन डेविल और डिल्यूजन एनिमल, ये 2 डिल्यूजन मैंने लिए। डिल्यूजन डेविल का मतलब होता है कि कोई भी वायलेंस, अगर किसी व्यक्ति के सामने वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस को वो रिसीव कर रहा है और उसकी लाइफ को कोई दूसरा व्यक्ति होल्ड करने की कोशिश करता है। ये आजकल बहुत है, बच्चों में आजकल खासकर बहुत हो रहा है कि पेरेंट्स उनको समझाने के लिए बहुत तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डांटना, फटकारना, रेगुलरली उनको टॉन्ट करना, ये सब डेविल के अंतर्गत आता है। तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा नहीं करना था। तो जो डेविल है वो वायलेंस हो रहा है और उस वायलेंस का वो दृष्टा बनी हुई है, यानी कि वायलेंस को वो देख रही है और वायलेंस को वो रिसीव कर रही है, ये डेविल है। एनिमल करेक्टर है, जो लड़ाई झगड़े का करेक्टर है, ये एनिमल करेक्टर है, ये ह्यूमन बीइंग का करेक्टर नहीं है। तो जो हायर कॉन्शियस के इमोशंस हैं वो ह्यूमन के इमोशंस हैं और जो लोअर इमोशंस हैं वो एनिमल इमोशंस हैं। तो जो एनिमल इमोशंस है उसमें डिल्यूजन एनिमल मैंने लिया, जो इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उसके बाद ये मैंने कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमेना को अप्लाई किया कि जो डेविल है और एनिमल है वो कॉज है, उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट है सेरिब्रल पाल्सी बच्चे को हुई, उसके बाद जो कंपैरिजन एंड डिडक्शन का प्रोसेस आया कि हमने उस सिचुएशन को कंपेयर करके डिल्यूजन एनिमल और डिल्यूजन डेविल लिया रूब्रिक, उसके बाद इसमें जो रेमेडीज़ आई उसको हमने डिडक्ट किया। इसमें कई सारी रेमेडीज़ आई, तो जिसमें डिडक्ट करते हुए बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं, बच्चे के जो रिएक्शंस हैं, उन सबको समझ करके जो बहुत माइल्ड था, जेंटल था, पल्सटेला रेमेडी आई।
जिसका मैंने 200 का ड्रॉपर इनको दिया। और पल्सटिला 200 के ड्रॉपर को देने के बाद इस बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। और उस इम्प्रूवमेंट की अलग अलग तरह की वीडियोस जो है, जैसे जैसे मेरे पास ये आता गया बच्चा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो को लगभग 6 से 7 महीने हो गए इसको, और वो इम्प्रूव करता जा रहा है। ऐसे बच्चों को दोस्तों हम लोग लगभग 2 साल तक अपने ट्रीटमेंट में रखते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। जो हम बच्चों की साइंस पीडियाट्रिक को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जब देखते हैं कि इसके जो मूवमेंट्स हैं या इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि हेरिंग्स लॉ को हम लोग ज़रूर ध्यान रखते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई बीच में कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अगर छूट रही है तो हमको दवाई हमारी गलत भी हो सकती है या कोई उसमें दूसरी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, जिसमें हमने जर्मन न्यू मेडिसिन के 4th लॉ को डिस्कस किया था। तो ब्रेन को जैसे लोअर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन, यानी कि 4 ब्रेन। तो ये जो बच्चा मेरे पास आया तो ये लोअर ब्रेन में था। इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं थे, कोई गति नहीं थी, नेक होल्डिंग नहीं थी, लेग्स की कोई मूवमेंट नहीं थी, बस बिस्तर पे पड़ा ही रहता था। तो ये लोअर ब्रेन में था बच्चा। और जब इसको पल्सटिला दी गई तो फिर इसके अंदर मूवमेंट्स आए, यानी कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस चल रहा है कि मूवमेंट्स आए, और मूवमेंट के बाद फिर इसके अंदर इमोशंस आने शुरू हुए। और इमोशंस में उसको गुस्सा भी आ रहा है और वो चीज़ों को पहचान रहा है, फादर हैं, मदर हैं, उन सारी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, जो कि पहले इन सारी चीज़ों को वो नहीं करता था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज़म और मेंटल रिटार्डेशन और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनको इस कॉन्शियसनेस के लेवल को समझ करके ठीक करते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस के लिए बुक्स पढ़ते हैं, लुइस हे जो राइटर हैं एक, उन्होंने हाउ टू हील योर लाइफ बुक लिखी है, और उस बुक में हमको बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का चुनाव खुद करते हैं। तो इस बच्चे ने ऐसे पेरेंट्स चुने जो कि एनिमल और डेविल कैरेक्टर के हैं। इस वजह से इसकी कॉन्शियसनेस पे वो इफ़ेक्ट हुआ और ये जो है सेरिब्रल पाल्सी में चला गया। माँ के जो इमोशंस थे वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए। माँ कुछ कहना चाहती थी उस चीज़ को लेकर के, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसी तरह से ये बच्चा भी फिर साइलेंट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हायर लेवल की डिजीज़ को कॉन्शियसनेस के लेवल से ठीक कर लेते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी हायर केसेस देखेंगे, गैंग्रीन के देखेंगे, सेरिब्रल पाल्सी की और केसेस देखेंगे कि किस तरह से हम हैनीमैन सर की इन टीचिंग्स को अप्लाई करके और सफ़रिंग ह्यूमैनिटी को लाइफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से देख पाते हैं और उसको जी पाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑर्गेनॉन के जो आज हमने चीज़ें समझी हैं, जिसमें एफोरिज्म 1 में क्या करना है क्या नहीं करना है, और एफोरिज्म 11 के फुट नोट को, जिसको डिटेल्स में आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक से पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसको समझ सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली वो इवॉल्व हो रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। क्योंकि जब हम खुद स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे, पेशेंट की भी स्पिरिचुअलिटी को, उसकी डायनेमिसिटी को हम लोग समझते जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक क्वेश्चन रहता था कि पेशेंट हमको कुछ बताता नहीं है, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि वो सब बताता है, लेकिन उस समय हम लोग उतने इवॉल्व नहीं थे कि उसकी बात को समझ सकें। और इसी तरह से हम लोग केस में इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नव वर्ष 2024 की एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने आप नहीं चल पाता है, अपने आप नहीं चल पाता, अपने आप बैठ भी नहीं पाता है, पकड़ लो तो बैठ भी जाता है। अच्छा, जैसे अपने आप क्या क्या नहीं कर पाता है ये? अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता, खाली लेटे लेटे खेलता है बस। अच्छा, लेटे लेटे हाथ पैर चलाता है? सब कुछ चलाता है, हाथ पाँव।
अच्छा, गर्दन उठाता है ये? हाँ उठाता है। और अगर नहीं पकड़े इसको तो गर्दन गिर जाता है। गिर जाता है, गिरा दे। गर्दन नहीं उठा पाता है। पहले से बैठने लगा है ये? और पहले क्या था इसको? पहले बिल्कुल मतलब बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। अच्छा, गर्दन को अब होल्ड कर पा रहा है अपनी को ये? हाँ। हाँ बताओ, पहले से ही बच्चा कैसा है? पहले से सही है अब। अच्छा, पहले इसको क्या क्या तकलीफ थी? पहले ये लेटा रहता था। हाँ। और कुछ पैर फैर भी कुछ नहीं मारता था। हाँ हाँ। और पैर भी हिलाता है, गर्दन भी हिलाता है, गर्दन भी साथ लेता है वो। पहले गर्दन का क्या हाल था? गर्दन उठती भी नहीं थी इसकी। अच्छा, और अब? अब सही है। अच्छा, चलने में? चल नहीं पाता, अभी भी नहीं चल पाता है अभी। नहीं चल पाता? नहीं। पहले से कैसा है? हाँ पहले से सही है। अच्छा। बैठ भी जाता है थोड़ा सा। बैठ जाता है? हाँ। अच्छा, दूध वगैरह पीता है? हाँ दूध पीता है। लेटरिन कैसी कर रहा है? हाँ सही कर रहा है। पहले टाइट करता था, हाँ। अब कैसी कर रहा है? अब थोड़ी पतली सी और वैसी करता है। अच्छा, सोता कैसा है? नींद कैसी आ रही है? सोता भी सही है। सही सोता है? अच्छा, कुछ मांगता है अपनी चीज़ों को? हाँ। जैसे कुछ चाहिए होती है इसको? हाँ लेता है ऐसे तो। लेता है? हाँ। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे ही इसको चुपचाप रोक के रखो। दो स्कूल दवाई देना। अच्छा, जैसे अभी ये चीज़ों को पकड़ रहा है, पहले पकड़ता था? नहीं। हाथ से पहले चीज़ों को पकड़ता था? नहीं। क्या हाल है ध्रुव? ध्रुव, हाँ क्या हाल है? क्या हाल है अब? क्या हाल है? हाँ। अच्छा, पहले हंसता था ये? नहीं इतना नहीं। अब थोड़ा ज़्यादा हंस रहा है। हाँ। ध्रुव, 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 क्या हाल है? क्या हाल है वो? अच्छा, पहले इसका क्या हाल था शुरुआत में? और ही बहुत टाइम है जो शुरुआत में तो ये इतना डैमेज था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या डैमेज था? ये डैमेज ये था इसका जो पैदा हुआ था ना जब ये, हाँ हाँ। तो इसके कुछ जो सुनका वाले के कीटाणु होते हैं ना, हाँ हाँ। वो पड़ गए थे इसके, तो वो निकलवाए थे। तो हमको तो आपकी पता नहीं थी, आप यहाँ दवा देते हो, तो ये छोटे भाई ने आपकी पता की होगी। हाँ। तो मैं तो बाहर रहता हूँ। नहीं, जैसे जब तुम बाहर रहते हो, पहले तुमने बचपन में इसको देखा, जी। जब से और अब में इसमें क्या अंतर है? अब तो बहुत अंतर है। हाँ, क्या क्या अंतर है? अब तो अंतर ये है कि थोड़ा बैठ भी जाता है, खाना भी खाता है। जैसे जो तुम आप खाना खिलाओगे खाना भी खा लेगा, पानी पिएगा, पकड़ के चलाओगे तो चलेगा भी। अच्छा, बात को समझता है? हाँ हाँ। जैसे पहचानता है? हाँ पहचानता है खुद कि मम्मी कौन है? हाँ, मम्मी है, पापा है। अच्छा। बाबा भी बोलेगा, अम्मा भी बोलेगा। अच्छा, पहले बोलता था ये कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पहले ये करता क्या रहता था? कब सो लेटा रहता था, सोता रहता था बस। बस। बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट इसमें? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सुन्न रहता था। सुन रहता था। अच्छा, अब कुछ ये मांगता है अपनी चीजें, कुछ चाहिए होती हैं तो? हाँ हाँ, जैसे अब तुम कुछ खाओगे तो बोलेगा दे 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 दे। अच्छा। मेरे को दे दे। हाँ। पानी पियो या कुछ भी, रोटी भी खाओ, कुछ भी हो तो मांगेगा बराबर। अच्छा, समझदारी का क्या हाल है इसकी का? समझदारी का ये है कि जैसे अब मेरे पास है, अब बोलो बेटा मम्मी कहाँ है, बोल रही, अम्मा कहाँ है, बोल रही। जैसे कि ये हमारा पेपर है, अगर इस पर बैठ कुछ भी लिख रहा हो, बेटा ए कहाँ है, ये है। अच्छा। ऐसा याद रखता है। इतना याद रखता है? हाँ, ठीक। इतना तो याद रखता है।